नमस्कार बच्चों, आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर राजा किसान और नगर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक मतलब 1000 साल के इतिहास के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि उस समय के नगर कैसे होते थे, राजाओं की क्या स्थिति थी और किसानों की क्या हालत थी। इस संबंध में हम आज 1000 साल के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि उस समय का भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ भारत था, लेकिन उत्तर भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य भी उस समय विकसित होने लगे थे। इन बड़े राज्यों को, जिनका विकास सिर्फ उत्तर भारत में ही था अधिकांशतः, इन बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद, इनका विकास उत्तर भारत में हुआ था। ऐसे 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और पौराणिक ग्रंथों से मिलती है। कि 16 महाजनपद उस समय प्रमुख थे। इन 16 महाजनपदों में भी कौन कौन से प्रमुख थे? तो कुरुवंश, पांचाल, कौशल, अवंती, विदेह और गांधार। एक और महाजनपद था मगध। ये प्रमुख उस समय के महाजनपद थे, प्रमुख महाजनपद थे। अब इनमें महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, क्योंकि ज़्यादातर साहित्य उसी समय लिखे गए हैं, पौराणिक साहित्य हिंदू धर्म के, तो इन साहित्यों से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। अब मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना? हम एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है, अक्सर आता है कि मगध के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे, कि मगध जनपद का उदय कैसे हुआ, या मगध जनपद सबसे शक्तिशाली कैसे बना। तो क्या कारण थे उसकी, मगध की उदय की? तो पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, अब इसमें आप क्या लिखेंगे भौगोलिक स्थिति में? देखो, याद रटने की जरूरत नहीं रहती है, समझ लो कि भौगोलिक स्थिति में हमें क्या लिखना है। मगध की 2 राजधानियाँ थी। पहले मगध की राजधानी थी राजगृह, जो 5 तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। दूसरी राजधानी आगे चलकर पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। तो ये भी पूरी तरह से सुरक्षित था कि दुश्मन आसानी से उस पर अटैक नहीं कर सकते थे। दूसरा, एक और राजधानी थी राजगृह। तो राजगृह भी पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया था, पहाड़ी से घिरा हुआ, इसके कारण पूरी तरह से सुरक्षित था। तो मगध के उदय का पहला कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण था उपजाऊ। मगध की भूमि उपजाऊ थी, पैदावार अच्छी होती थी, तो आर्थिक संपन्नता मगध में थी, क्योंकि गंगा, सोन और गंडक ये विशाल नदियाँ रही हैं।
इनके पानी से सिंचाई के कारण वहाँ की ज़मीन बहुत उर्वरा थी, अच्छा पैदावार वहाँ होता था, आर्थिक संपन्नता थी। ये भी मगध के शक्तिशाली या उदय होने का एक कारण है। तीसरा कारण था लोहा। मगध में पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता था। मगध की ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता था। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनते थे, तो भारी संख्या में वहाँ अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। लोहे की फैक्ट्रियाँ, लोहे के उपकरण, तो लोहे की उपलब्धता के कारण भी मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि लोहा उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। अस्त्र शस्त्रों के लिए, सेना के लिए जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे बहुत आसानी से वहीं बना लिए जाते थे। या रथ या जो भी चीज़ें लोहे से बनती थी उनको बनाने में उन्हें लोहा कहीं से मंगाना नहीं पड़ता था, पर्याप्त मात्रा में लोहा वहाँ उपलब्ध था। चौथा कारण है सेना। मगध में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, अश्व सेना और रथ सेना पर्याप्त थी। काफ़ी संख्या में उन्होंने स्थायी सेना रखी, जिसके कारण वो आसपास के एरिया को जीत सके और उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये 4 कारण थे मगध की शक्तिशाली होने की। महाजनपद की विशेषताएं, कि महाजनपद की क्या खास बातें थी। तो पहला कि महाजनपद में 12 महाजनपद में 12 में राजतंत्र था और 4 गणतंत्र थे। अब इनमें भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि राजतंत्र क्या होता है। राजा जहाँ शासक वंशानुगत होता है वो राजतंत्र कहलाता है। जहाँ राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता है, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता है, वो राजतंत्र कहलाता है। और गणतंत्र या गणराज्य किसको कहते हैं? गणराज्य भी कह सकते हैं इसको। गणराज्य वो होता है कि जहाँ राजा का चुनाव होता है, अगला राजा चुनाव के द्वारा, जैसे उदाहरण के लिए महावीर स्वामी के पिता जहाँ के राजा थे और बुद्ध के, ये दोनों गणराज्य थे, बज्जी संघ। तो यहाँ चुनाव के द्वारा राजा बनाया जाता था। तो महाजनपद की एक तो ये विशेषता थी कि राजतंत्र भी होता था और गणराज्य भी होते थे। तो 12 राजतंत्र थे और 4 गणराज्य थे। 2 गणराज्यों के हमने आपको नाम बताए कि महावीर स्वामी के पिता भी गणराज्य के स्वामी थे और गौतम बुद्ध के पिता भी गणराज्य के स्वामी थे, बज्जी संघ के। दूसरा है कि धर्मसूत्रों में, जो धर्मसूत्र उस समय ब्राह्मणों ने बनाए थे, ये धर्मसूत्र या इसको हम धर्मशास्त्र कहें, इनमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में आचार संहिताएं बना दी गई थी कि किन किन नियमों का पालन करना है। आचार संहिता बना दी गई थी कि किन नियमों के अंतर्गत शासन व्यवस्थाएं चलेंगी। तीसरा, कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना वैध माना जाता था, मतलब इसको वो गलत नहीं मानते थे। जो शक्तिशाली राज्य होते थे वो आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और इसको वो वैध भी मानते थे, इसको गलत नहीं माना जाता था। कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं बना ली थी। स्थायी सेनाएं बना ली थी और नौकरशाही तंत्र का विकास कर लिया था।
मतलब वहाँ सेनाएं स्थायी होती थी और बाकी दरबार में मंत्री और छोटे बड़े मंत्री अमात्य ये सब होते थे जो पूरी शासन व्यवस्था की देखभाल करते थे। तो ये 4 व्यवस्थाएं थी उस समय की महाजनपदों की। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा ले चलेंगे, राजाओं ने उच्च पद प्राप्त करने के लिए क्या किया। उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए एक क्वेश्चन आता है कि राजाओं ने किस तरह उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो पहला है इसमें कि राजा ने देवी सिद्धांत को अपनाया, कि राजाओं ने अपना नाम देवताओं से जोड़ा, अपना नाम देवताओं से जोड़कर अपने पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, अपना नाम देवताओं से जोड़ा। जैसे कनिष्क या कुषाण वंश के शासक, कुषाण उदाहरण, कुषाण वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे। और ये पता है आपको देवपुत्र क्यों कहते थे वो? ये चीज़ उन्होंने चीन के शासकों से ली थी, क्योंकि चीन के शासक अपने को स्वर्गपुत्र कहलाना पसंद करते थे। तो कुषाण वंश के शासकों ने भी स्वयं को देवपुत्र कहना शुरू किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि देवी सिद्धांत को मानते थे कि राजा देवता के तुल्य है। देवी सिद्धांत होता है राजा देवता के तुल्य है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अपनी विशाल आकार की मूर्तियाँ बनवाई, अपनी विशाल आकार की मूर्तियाँ खुद को आम जनता से श्रेष्ठ दिखाने के लिए और जनता में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसके लिए उन्होंने अपनी विशाल आकार की मूर्तियाँ बनवाई। मथुरा उस समय मूर्ति कला का केंद्र था और कुषाण राजाओं ने ऐसी विशाल मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले करवाया। तीसरा काम क्या किया? राज कवियों से अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखवाई। और ये काम सबसे पहले किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इतिहास में बहुत फेमस है, जो हरिसेन से लिखवाया था। राजकवि उस समय हरिसेन थे, उनसे प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ पर अपनी सारी उपलब्धियों को लिखवाया था। तो ये अपने को उच्च दिखाने के लिए उस समय के राजा इस तरह और क्या करते थे? स्तंभ लेख, शिलालेख, ये भी लिखवाते थे। इस तरह अपनी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते थे। अब जब स्तंभ लेख और शिलालेख की बात आई है तो अपन थोड़ा सा अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख का अर्थ होता है कुछ भी जो लिखा हुआ मिला है वो अभिलेख कहलाएगा। अब कहीं भी मिला है, चाहे वो पत्थर पर लिखा हुआ मिला है, चट्टान पर लिखा हुआ मिला है, खंबे, स्तंभ मतलब खंबे पर लिखा हुआ मिला है, गुफा पे लिखा हुआ मिला है, गुफा पे मिला है तो गुहा लेख कहलाएगा। भोजपत्र, पत्र पे लिखा है तो भोजपत्र लेख कहलाएगा। तांबे के पत्ते पे लिखा है तो ताम्रपत्र कहलाएगा। तो इस तरह के लेख उस समय भारी संख्या में
प्राप्त हुए हैं और सबसे ज़्यादा अभिलेख तो हमें अशोक के समय के प्राप्त हुए हैं। अशोक मौर्य काल का प्रसिद्ध शासक था, महान सम्राट हुआ है, तो अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख इस शिलालेख भी शिलाओं पर लिखे हुए मिली हैं तो शिलालेख कहलाए हैं। ऐसे बहुत सारे लेख सबसे ज़्यादा अशोक के प्राप्त हुए हैं। अब ये कौन सी भाषा में लिखे होते थे? तो चार लिपियाँ थीं उस समय। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक और यूनानी। इन 4 लिपियों में अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे। इनमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग और खरोष्टी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया, मतलब इस लिपि को? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अब जब हम अभिलेख की बात कर ही रहे हैं तो अभिलेख का क्या महत्व होता था, अभिलेख से हमें क्या पता चलता था? तो अभिलेख उस समय मतलब जिस राजा ने लिखवाए हैं उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का ज्ञान हमें अभिलेखों से होता था कि उस समय कौन सी घटनाएं घटी, उस समय सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, या आर्थिक स्थिति उस समय उस राजा की कैसी थी, ये हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। इसलिए अभिलेख इतिहास में महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। अब अभिलेख शास्त्रियों के सामने क्या समस्याएं आती हैं अभिलेखों को पढ़ने में? अभिलेखों को पढ़ने में आने वाली समस्याएं। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो अभिलेख शास्त्रियों के या पुरातत्व शास्त्रियों के सामने आती है अभिलेखों को पढ़ने में? तो सबसे पहली समस्या है, प्राय क्या होता है, अभिलेख बहुत पुराने होते हैं तो उसमें से कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अक्षरों के लुप्त होने से उसको समझने में दिक्कत आती है। तो अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ, लुप्त अक्षर का होना, मतलब पूरे अभिलेख में से अगर कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं तो उसका अर्थ निकालने में अभिलेख शास्त्रियों को दिक्कतें आती हैं। दूसरा के उत्कीर्ण अक्षर हल्के होना, बहुत ही हल्की खुदाई से अगर लिखा गया है तो उसको भी पढ़ने में मुश्किल आती है। तीसरी समस्या है अभिलेख शास्त्रियों के सामने, लिपि का ज्ञान ना होना। कौन सी लिपि में है ये ही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हड़प्पा की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है कि हड़प्पा की लिपि कौन सी है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो कौन सी लिपि में है, जबकि हड़प्पा की लिपि चित्रलिपि है और दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, इतना समझ में आ रहा है उस अनुमान के आधार पे, लेकिन कौन सी लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो लिपि का भी कई बार ज्ञान नहीं होता है तो फिर अभिलेख शास्त्रियों को वो पढ़ने में समस्याएं आती हैं। दूसरी समस्या है कभी कभी शब्दों का स्थान विशेष से संबंध होना, स्थान विशेष से संबंध होना कि वो शब्द वहाँ बोला जाता है लेकिन वहीं उसी स्थान का है, तो यहाँ दूसरे अभिलेख शास्त्री उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। वो उसी स्थान विशेष में चलता है, दूसरी जगह वो नहीं चलता है। तो कभी कभी ऐसे शब्दों का उपयोग होने से भी अभिलेख शास्त्रियों के सामने एक समस्या होती है। और अगली एक और समस्या है कि राजाओं को उपाधियों
उपाधियों और सम्मानों या अलग अलग नामों से लिखा जाना। ये भी एक अभिलेख शास्त्रियों के सामने समस्या होती है कि कई बार राजा का नाम नहीं लिख के उसकी उपाधि लिख दी जाती है, कभी कभी उसको सम्मान सूचक शब्द लिख दिया जाता है। तो अभिलेख शास्त्रियों को ये समस्या आती है कि वो उसको क्या पढ़े। जैसे उदाहरण के लिए अशोक को कई जगह अशोक लिखा है, कई जगह उसको प्रियदर्शी लिखा है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है, ये अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी होता है जो सबका प्रिय हो। और एक जगह उसको देवा नाम लिखा है, ये भी उस अशोक की उपाधि थी, देवताओं का प्रिय। तो इस तरह उपाधियों का उपयोग जब अभिलेखों में होता है तो अभिलेख शास्त्रियों के सामने ये भी एक समस्या होती है कि वो उसका क्या अनुमान लगाएं कि राजा का नाम है कि उपाधि है या कौन सी राजा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये अभिलेख शास्त्रियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं ये हैं। और एक और कि वातावरण के हिसाब से अभिलेख, चूँकि वातावरण का प्रभाव कि कभी कभी समय के साथ अभिलेख धुंधले हो जाते हैं तो उनको आसानी से पढ़ा और समझा नहीं जा सकता। तो ये प्रमुख समस्या है, क्योंकि हवा और पानी का भी प्रभाव पड़ता है पत्थर पर, तो अक्षर धुंधले होते जाते हैं, तो वो समय के काफ़ी समय पुराने हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत। मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत। मौर्यकाल की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य को 321 में राजा बनाने में बहुत बड़ा हाथ कौटिल्य का था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन की जानकारी का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य शासन कैसा था, मौर्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये पूरा अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकाल की जानकारी, मौर्य खासकर प्रशासन की जानकारी मिलती है। दूसरा है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस ने अपना प्रतिनिधि बना के इसको भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बरसों ये रहा है। अपना आँखों देखा विवरण उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। तो इंडिका आज पूरी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी अंश उसका उपलब्ध है उससे हमें मौर्यकाल की जानकारी मिलती है, क्योंकि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बरसों रहा है। तो उसने अपना आँखों देखा विवरण अपनी किताब इंडिका में लिखा है। तो इंडिका से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बौद्ध चरित्र एक ग्रंथ है, बौद्ध चरितम अश्वघोष का, इससे भी पता चलता है। फिर दीपवंश, महावंश, ये श्रीलंका के 2 महाकाव्य हैं जिनसे हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम ग्रंथ, इनसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है पौराणिक ग्रंथ।
पौराणिक ग्रंथ। हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ मौर्य काल में लिखे गए, पुराण वगैरह, उनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। एक और महत्वपूर्ण है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। एक संस्कृत नाटक था, इससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल की जानकारी के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब आता है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शासक। वैसे तो चंद्रगुप्त धम्म क्या था, सबसे पहले तो हम अशोक के धम्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। नैतिकता पर आधारित धर्म था। नैतिकता मतलब प्राणी मात्र का उत्थान करना अशोक का धर्म था। अहिंसा का पालन किया, अपने जीवन में उन सब चीज़ों को अपने आचरण में लाया जो वो दूसरों से अपेक्षा करता था, और जनता के कल्याण के लिए अपना तन मन धन सब कुछ उसने न्यौछावर कर दिया। पूरे राज्य की शक्ति उसने धर्म के को जीतने में लगा दी थी। ये था उसका धर्म, अहिंसा पर आधारित था। जब उसने अहिंसा को अपना लिया तो कभी भी जीव हत्या, शिकार करना सब कुछ छोड़ दिया उसने। कभी शिकार नहीं करता था, मांस खाना बंद कर दिया, पूरी तरह से जीवन में अहिंसा का पालन किया। दया, सहिष्णुता, ये सब उसके धर्म की विशेषताएं थी, अशोक के धर्म की। अब हम अशोक के धर्म प्रचार के लिए किए गए कार्य, धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से कार्य किए। धर्म प्रचार के कार्य कि अशोक ने तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले अशोक ने आचरण में सुधार, कि स्वयं के आचरण में उसने अच्छी चीज़ों को अपनाया। मद्यपान, मांस, इन सब का सेवन उसने बंद किया। स्वयं का आचरण एक उदाहरण की तरह जनता के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि हम तभी दूसरे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं जब वो हमारे आचरण में हों। तो उसने सबसे पहले तो खुद को सुधारने का प्रयास किया। फिर उसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। राजकीय धर्म घोषित किया, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब राजा स्वयं बौद्ध बन गया तो उस जनता का भी उस पर असर पड़ा। जनता ने भी बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया और राज्य की सारी शक्ति उसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दी। धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र, ये एक अधिकारी होता था जिसका काम था घूम घूम कर धर्म का प्रचार और प्रसार करना। वो स्त्री धर्म महामात्र भी होते थे और पुरुष भी होते थे जो घूम घूम कर लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे, लोगों से अच्छे आचरण के लिए शिक्षा देते थे और लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। तो धर्म महामात्र एक महत्वपूर्ण पद था, एक अलग विभाग बना दिया था अशोक ने। धर्म महामात्र उसका अधिकारी होता था और इनका काम था धर्म का प्रचार और प्रसार करना, जनता के जीवन को सुधारना। फिर उसने क्या किया, शिलालेख। उसने स्थान स्थान पर जो भी चौराहे थे, तिराहे थे, सब जगह शिलालेख लिखा है। और शिलालेखों पर उसने क्या लिखा है, धर्म की अच्छी बातों को, सिद्धांतों को उसने लिखवाया ताकि आते जाते राहगीर उनको पढ़ें और उनको अपने आचरण में लाएं ताकि जनता का नैतिक उत्थान हो। तो सबसे ज़्यादा शिलालेख उसने जो प्राकृतिक भाषा में लिखवाए हैं, सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल के जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिलालेख
प्राकृतिक भाषा में अशोक के ही प्राप्त हुए हैं। और उसने क्या किया, तो विदेशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे, विदेशों में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि बौद्ध धर्म सिर्फ भारत का धर्म ना होकर विश्व धर्म बन गया। विश्व के आज भी बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, जावा हो, इंडोनेशिया हो, सुमात्रा हो, सब जगह उसने बौद्ध धर्म को फैलाया। तो ये थे अशोक के बौद्ध धर्म के लिए किए गए धार्मिक कार्य। दानात्मक अभिलेख, जब हम अभिलेख की बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दानात्मक अभिलेख कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या होते थे, जो धार्मिक संस्थाओं को दान किया जाता था, धार्मिक संस्थाओं या व्यक्तियों को जो भूमि दान में दी जाती थी, ये दानात्मक अभिलेख आमतौर पर ताम्रपत्रों पर लिखे, अधिकांश ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख प्राचीन काल के प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को जमीन दान में दी जाती थी। या एक अभिलेख प्रभावती गुप्त का प्राप्त हुआ है कि उसने अपने समय में भूमि दान में दी थी, पूरा गांव दान किया था। तो ये प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और बाकाटक वंश में ब्याही थी। बाकाटक वंश में इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने समय में भूमि दान में दी, तो इनका भी एक जिक्र आता है। तो भूमिदान आमतौर पर तो राजा महाराजा ही करते थे, कहीं कहीं भूमिदान बड़े क्षेत्र में किया जाता था, कहीं छोटे क्षेत्र में। लेकिन भूमिदान के अभिलेख प्राचीन काल के बहुत सारे ताम्रपत्रों में प्राप्त हुए हैं। अब थोड़ा सा हम किसानों पर चर्चा करेंगे कि उस समय कृषि को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो सबसे पहले तो लोहे के फाल का प्रयोग, पहले जो लकड़ी का हल चलता था, उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। लोहे के फाल के प्रयोग से उपज में वृद्धि हुई, क्योंकि गंगा की घाटी की उपजाऊ भूमि में जब लोहे के फाल वाले हल प्रयोग किए जाने लगे तो इससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, कृत्रिम सिंचाई। कुएं, तालाब और नहर। जनरली तालाब व्यक्ति विशेष या समूह के द्वारा बनाए जाते थे, और कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा और नहरों के द्वारा सिंचाई करके भी उपज को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। कुछ क्षेत्र ऐसे थे पूर्वोत्तर भारत में जहाँ कुदाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया होने के कारण कुदाल का प्रयोग, यहाँ हल चलाना संभव नहीं था, इसलिए कुदाल का प्रयोग करके वहाँ उपज पैदा की जाती थी। क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी थी, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण लोहे का फाल का हल उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ कुदाल का प्रयोग करके उपज को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लोहे के फाल के प्रयोग से तो कृषि पैदावार बहुत
तेज़ी से बढ़ी और इसका असर ये हुआ कि जो छोटे किसान थे वो बड़े किसानों में तब्दील हुए और किसानों की स्थितियों में सुधार आया उपज बढ़ने से। वर्णित कृषि व्यवस्था में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन था लोहे के फाल का प्रयोग, क्योंकि गंगा की घाटी का जो उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ धान अच्छी पैदा होती थी और वहाँ लोहे के फाल के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि हुई। इतिहास के निर्माण में सिक्कों का या मुद्रा का क्या महत्व है, मुद्रा शास्त्र क्या कहलाता है, मुद्रा का जहाँ अध्ययन किया जाता है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो इतिहास में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले सिक्कों का महत्व या सिक्कों से इतिहास की जानकारी। कौन कौन सी जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तिथि क्रम का निर्धारण। कि सिक्कों पर अंकित तिथि से, डेट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा राजा कब हुआ था। तो तिथि के निर्धारण में हमें आसानी होती है, इससे इतिहास लिखने में मदद मिलती है। दूसरा, धार्मिक स्थिति का ज्ञान। सिक्कों पर अंकित चिन्हों से हमें उस समय के राजा के धर्म के बारे में पता चलता है कि कौन सा राजा किस धर्म को मानता था। जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सांड के चित्र मिले हैं, कुबड़ वाले बैल के। इससे हमें पता चलता है कि वो वृषभ या बैल उनका पूजनीय था। या गुप्त काल की मुद्राओं पर गुप्त काल के राजा वैष्णव धर्म को मानते थे, ये हमें पता चलता है। तो धार्मिक चिन्हों से हमें उस राजा के धर्म के बारे में पता चलता है। तीसरा है आर्थिक स्थिति। कि मुद्रा सोने की है या चांदी की है या तांबे की पीतल की है, तो उससे हमें उस राजा की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि राजा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। जैसे गुप्त काल की मुद्राएं सोने की प्राप्त हुई हैं, उत्तम क्वालिटी का सोना उस समय उपयोग किया गया था मुद्राओं में। तो इससे पता चलता है कि गुप्त शासक आर्थिक स्थिति अच्छी थी, संपन्न थे। चौथा, व्यक्तिगत रुचि। कई बार राजाओं की व्यक्तिगत रुचि का अनुमान भी हमें सिक्कों पर अंकित चिन्हों से लगता है। जैसे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को इससे पता चलता है कि उसको संगीत में रुचि थी। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई दिखाया गया है, इससे उसकी व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है कि उसको व्यक्तिगत रूप से संगीत में रुचि थी। एक और, विदेशी व्यापार। हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, जो ये दर्शाती है कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से था। या रोम की मोहरें भारत में मिली है, इससे पता चलता है कि उस समय जहाज़ों के द्वारा व्यापारिक संबंध होते थे, यहाँ आयात निर्यात विदेशों से होता था। विदेशी व्यापार प्राचीन काल में राजाओं के व्यापार दूसरे देशों से होते थे, जैसे अफ्रीका तक, एशिया, मध्य एशिया तक, पश्चिम एशिया तक भारत से का व्यापार था। ये हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा के काल में ही अगर हम लें तो हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया में पाई गई। तो इससे कि हड़प्पा के लोग जहाज़ों के द्वारा सामान मेसोपोटामिया ले जाते थे। नावों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान जहाज़ों के द्वारा जाता और आता था। रोम की मोहरें दक्षिण भारत में पाई गई। इससे पता चलता है कि विदेशी व्यापार उस समय विकसित था।